रिश्तों में खामोशियां अक्सर सबसे गहरी बातें कह जाती हैं और कई बार शब्दों से ज्यादा उस चुप्पी में समझ और सहनशीलता होती है। इस कहानी में एक ऐसी ही महिला की यात्रा है जिसने न केवल अपने परिवार की खुशियों के लिए खुद को अनदेखा किया, बल्कि अपने अपार बलिदान और सहनशीलता से रिश्तों की ताकत को परिभाषित किया। यह कहानी एक पत्नी, एक माँ और एक बहू की है, जो हर कदम पर अपने सुखों को पीछे छोड़ती चली गई, पर कभी भी किसी से शिकायत नहीं की। एक साड़ी, एक याद और एक अदृश्य बलिदान की अनकही कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सुबह सुबह ही शेखर भैया का फोन आया। लाडो, उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, रजनी नहीं रही। अभी कुछ देर पहले वह हमें छोड़ गई। मेरा जी धक से रह गया। वैसे मैं जानती थी कि कभी न कभी यह दुखद समाचार भैया मुझे देने वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, पर ऐसा न हुआ। भला 40 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है, मैंने आह भर कर सोचा। भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। उनके नन्हे नन्हे बच्चों की बात सोचकर कलेजा मुंह को आने लगा, कंठ में रुलाई उमड़ने लगी। मैंने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय मेरी नजर सफेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते ही मुझे बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने यह साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर के काम से बनारस जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने भाभी से कहा था। पटना से बनारस ज्यादा दूर नहीं है और फिर 2 ही दिन की बात है। बच्चों को मां देख लेंगी। भैया, मैं भी चलूंगी, मैंने मचल कर कहा था। ठीक है, तू भी चल, उन्होंने हंसकर कहा था। हम तीनों खूब घूमे फिरे। फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी न खरीदो, यह हो ही नहीं सकता, भैया बोले। भाभी ने काफी साड़ियां देख डाली। फिर एक गुलाबी रंग की साड़ी पर उनकी नजर गई तो उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी परे सरका दी। क्यों, क्या हुआ, भैया ने पूछा। ये साड़ी तुम्हें पसंद है तो ले लो ना। नहीं, कोई हल्के दाम वाली ले लेते हैं, ये बहुत महंगी है, भाभी ने कहा। तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, कहकर उन्होंने फौरन वह साड़ी बंधवाई और हम दुकान से बाहर निकले। शशि के लिए भी कुछ ले लेते हैं, भाभी बोली। शशि तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए एक सलवार कमीज का कपड़ा ले लो, भैया बोले। मेरा बहुत मन था कि भैया मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद देते। मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने मां से शिकायत जड़ दी। मां को बताना बारूद के पलीते में आग लगाने जैसा था। मां एकदम भड़क उठी। अरे, इस शेखर के लिए मैं क्या कहूं, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 8,000 रुपए खर्च कर दिए। अरे, साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए भी एक साड़ी खरीद देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। इस बेचारी का पिता जिंदा होता तो यह तेरा मुंह क्यों जोहती। मां, इसके लिए भी खरीद देता, पर यह अभी 14 साल की ही तो है, इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़े ही है, भैया ने मां से कहा। तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 1 आध साल बाद ही पहन लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूंकने को हरदम तैयार। हम लोगों के खर्च का बहुत हिसाब किताब करते हो। भैया चुप लगा गए। मां बहुत देर तक बकती झकती रहीं। भाभी ने साड़ी मां के सामने रखते हुए कहा, मां जी, ये साड़ी शशि के लिए रख लीजिए, ये रंग उस पर बहुत खिलेगा। मां ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं, देना होता तो पहले ही खरीदवा देती। अब क्यों ये ढोंग कर रही हो, तुम्हारी साड़ी तुम्हें ही मुबारक हो। फिर वे रोने लगी। शेखर के बापू जीवित थे तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना। वे मुझे रानी की तरह रखते थे। अब तो तुम्हारे आसरे हैं, जैसे रखोगी वैसे रहेंगे, जो दोगी सो खाएंगे। साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर तक जमीन पर पड़ी रही। फिर भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। मुझे याद है, कुछ महीने बाद भैया के सहकर्मी की शादी थी और घर भर को निमंत्रित किया गया था। वह बनारसी साड़ी पहनो ना, भैया ने भाभी से आग्रह किया। खरीदने के बाद एक बार भी तुम्हें उसे पहने नहीं देखा। भाभी साड़ी पहनकर आईं तो उन पर नजर नहीं टिकती थी।
बहुत सुंदर दिख रही थीं वे। भैया मंत्रमुग्ध से उन्हें एकटक देखते रहे। चलो सब जन गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। मां की नजर भैया पर पड़ी तो वे बोली, अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा? भैया बोले, क्यों, क्या हुआ? ठीक तो है। खाक ठीक है, कमीज की बांह तो फटी हुई है, मां ने तुनक कर कहा। ओह, जरा सी सिलाई उधड़ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। भैया ने फिर कहा, अब यही फटी कमीज पहनकर शादी में जाओगे? जोरू पहने बनारसी साड़ी और तुम पहनो फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है। लोग देखेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे? मां बरस पड़ी। मैं अभी कमीज बदल कर आता हूं। लाइए, मैं 1 मिनट में कमीज सी देती हूं, भाभी बोली। उतारिए जल्दी। थोड़ी देर में भाभी बाहर आईं तो उन्होंने अपनी साड़ी बदलकर एक सादी फूलदार रेशमी साड़ी पहन ली थी। ये क्या? भैया ने आहत भाव से पूछा। तुम पर कितनी फब रही थी साड़ी, बदलने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा साड़ी जरा भड़कीली है, दुल्हन से भी ज्यादा बन संवर कर जाऊं, ये कुछ ठीक नहीं लगता। भैया चुप लगा गए। उस दिन के बाद भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तह कर रख देती थीं। मैं जानती थी कि भाभी को मां की बात लग गई है। मां असमय पति को खोकर अत्यंत चिड़चिड़ी हो गई थीं। भाभी के प्रति तो वे बहुत ही असहिष्णु थीं, और इधर मैं भी यदा कदा मां से चुगली जड़कर कलह का वातावरण उत्पन्न कर देती थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण मैं अत्यधिक लाडली थी। भैया भी जी जान से कोशिश करते कि मुझे पिता की कमी महसूस न हो और उन पर आश्रित होने की वजह से मुझ में हीन भाव न पनपे। इधर मां भी पल पल उन्हें कोंचती रहती थीं कि शेखर, अब गृहस्थी की बागडोर तेरे हाथ में है, तू ही घर का कर्ता धर्ता है, तेरा कर्तव्य है कि तू सबको संभाले, सबको खुश रखे। लेकिन क्या यह काम इतना आसान था? सम्मिलित परिवार में हर सदस्य को खुश रखना कठिन था। भैया प्रशासन अधिकारी थे, आय अधिक न थी, पर शहर में दबदबा था। लेकिन महीना खत्म होते होते पैसे चुक जाते और कई चीजों में कटौती करनी पड़ती। मुझे याद है, एक बार दिवाली पर भैया का हाथ बिल्कुल तंग था। उन्होंने मां से सलाह की और तय किया कि इस बार दिवाली पर पटाखे और मिठाई पर थोड़े बहुत पैसे खर्च किए जाएंगे और किसी के लिए नए कपड़े नहीं लिए जाएंगे। मां तुरंत बोल पड़ी, लेकिन लाडो के लिए एक साड़ी जरूर ले लेना। अब तो वह साड़ी पहनने लगी है, उसका मन दुखेगा अगर उसे नए कपड़े न मिले तो। अब कितने दिन हमारे घर रहने वाली है, पराया धन, बेटी की जात। ठीक है, भैया ने सिर हिलाया। मैं नए कपड़े पहनकर घर में मटकती फिरी। बाकी सबने पुराने धुले हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। जहां तक मुझे याद है, शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा हो जब घर में किसी बात को लेकर खटपट न हुई हो। भैया के दफ्तर से लौटते ही मां उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कहीं घूमने जाते तो मां का चेहरा फूल जाता। फिर जैसे ही वे घर लौटते वे कहती, शेखर बेटा, घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसको ठिकाने लगा। फिर तुम मियां बीवी जो चाहे करना, चाहे अभिसार करना, चाहे रास रचाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कभी भाभी को सजते संवरते देखती तो ताने देती, अरे बहू, सारा समय श्रृंगार में लगाओगी तो इन बाल गोपालों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बन-ठन कर बाहर जाते देख मुंह बिचकाती और कहती, 2 बच्चों की मां हो गई, पर अभी भी साज श्रृंगार का इतना शौक। इधर भैया भाभी को सजते संवरते देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। शायद यही बात मां को अखरती थी। उन्हें लगता था कि भाभी ने भैया पर कोई जादू कर दिया है, तभी वे हर वक्त उनका ही दम भरते रहते हैं। जबकि भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें इतना चाहते थे। मैंने कभी किसी बात पर उन्हें झगड़ते नहीं देखा था। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता था कि भाभी जाने किस मिट्टी की बनी है। इतनी सहनशील थीं वे कि मां के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हां, एक आध बार मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए देखा था। भाभी के 2 छोटे भाई थे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। वे जब भी भाभी से मिलने आते तो भाभी खुशी से फूली न समाती। वे बड़े उत्साह से उनके लिए पकवान बनाती। उस समय मां का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता। ओ, आज तो बड़ा जोश चढ़ा है, चलो भाइयों के बहाने आज सारे घर को अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन रानी जी,
पूछो तुम्हारे भाई हमेशा खाली हाथ झुलाते हुए क्यों आते हैं? इनको सूझता नहीं कि बहन से मिलने जा रहे हैं तो एक आध गिफ्ट लेकर चलें। बाल बच्चों वाला घर है आखिर। भाभी ने कहा था, मां जी अभी पढ़ रहे हैं दोनों, इनके पास इतने पैसे ही कहां होते हैं कि गिफ्ट वगैरह खरीदें। मां ने हमेशा की तरह अपने व्यवहार के अनुसार तीक्ष्ण बाण छोड़ ढे। अरे इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि 2-4 रुपए की मिठाई भी ना खरीद सकें। आखिर कंगलों के घर से है ना, ये सब तौर तरीके कहां से जानेंगे। भाभी को यह बात चुभ गई। वे चुपचाप आंसू बहाने लगीं। कुछ वर्ष बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरे ससुराल वाले बड़े भले लोग थे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जब मैं विदा हो रही थी तो भाभी ने वह बनारसी साड़ी मेरे बक्से में रखते हुए कहा, लाडो यह मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है। मैंने कहा, अरे यह तो तुम्हारी बहुत ही प्रिय साड़ी है। भाभी बोली, हां पर इसको पहनने का अवसर ही कहां मिलता है। जब भी इसे पहनोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। हां भाभी, मैंने मन ही मन कहा, इस साड़ी को देखूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारे जैसी स्त्रियां इस संसार में कम होती हैं। इतनी सहिष्णु, इतनी उदार, कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। हमेशा दूसरों के लिए खटती रहीं, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए। मुझे उनकी महानता का तब एहसास होता था जब वे अपने प्रति होते अन्याय को नजरअंदाज कर जाती। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। 2 ननदें, एक लाडला देवर, सास ससुर। हर नए ब्याहे जोड़े की तरह मैं और मेरे पति भी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते। शाम को जब मेरे पति दफ्तर से लौटते तो हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। जब मैं बनठन कर तैयार होती तो मेरी नजर अपनी ननद पर पड़ती, जो अक्सर मेरे कमरे में ही पड़ी रहती और टकटकी बांधे मेरी ओर देखती रहती। वह मुझसे 1000 सवाल करती। कौन सी साड़ी पहन रही हो? कौन सी लिपस्टिक लगाओगी? मैचिंग चप्पल निकाल दूं क्या? आदि। बाहर की ओर बढ़ते मेरे कदम थम जाते। सुनो जी, मैं अपने पति से फुसफुसाकर कहती, अंजलि को भी साथ ले चलते हैं। ये बेचारी कहीं बाहर निकल नहीं पाती और घर में बैठी बोर होती रहती है। अच्छी बात है, वे बेमन से कहते, जैसा तुम ठीक समझो। मेरी सास के कानों में यह बात पड़ती तो वे बीच ही में टोक देती, अंजलि नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ। उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है और उसको ले जाने का मतलब है टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। अंजलि भुनभुनाती, मुंह फुलाती, अपनी मां से हुज्जत करती, पर सास का फरमान कोई टाल नहीं सकता था। मैं मन ही मन जानती थी कि मेरी सास जानबूझकर अंजलि को हमारे साथ नहीं भेजती थीं और उसे घर के किसी काम में उलझाए रखती थीं। मैं मन ही मन उनका आभार मानती। एक बार मेरे भैया मुझसे मिलने आए थे। मां ने अपने सामर्थ्य भर कुछ गिफ्ट भेजे थे। मेरी सास ने उन वस्तुओं की बहुत तारीफ की और घर भर को दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं। तुम अपनी निगरानी में आज का खाना बनवाओ और उनकी पसंद की चीजें बनवा कर उन्हें खिलाओ। मेरा मन खुशी से नाच उठा। उनके प्रति मेरा मन आदर से झुक गया। कितना फर्क था मेरी मां और मेरी सास के बर्ताव में, मैंने सोचा। मुझे याद है, जब भी मेरी भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो मेरी मां की भौहें तन जाती। वे किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकती ताकि घर भर को उनकी अप्रसन्नता का पता चल जाए। मुझे याद आया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी मां ने मुझे बुलाकर हिदायत दी थी, देख लाडो, तेरा दूल्हा बड़ा सलोना है, तू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे चेताए देती हूं कि तू हमेशा उनके सामने बनठन कर रहना, तभी तू उनका मन जीत पाएगी। मुझसे कहे बिना नहीं रहा गया। लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा बनने संवरने पर टोका करती थी। वह और बात है, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़े ना है, बाल बच्चों वाली है, मां मुझसे बोली। इसके विपरीत मेरी ससुराल में जब भी कोई त्योहार आता तो मेरी सास आग्रह करके मुझे नई साड़ी पहनाती और अपने गहनों से सजाती। वे सबसे कहती, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी मां थीं, जिन्होंने भाभी को तिल तिल जलाया था। उनकी भावनाओं की अवहेलना करके उनके जीवन में जहर घोल दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने मेरे भाई की सुख शांति भंग कर दी थी, बल्कि भाभी के व्यक्तित्व को भी पंगु बना दिया था।
मुझे लगता है भाभी अपने प्रति बहुत ही लापरवाह हो गई थीं। उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। यहां तक कि जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें धर दबोचा, तब भी उन्होंने अपनी परवाह न की, न घर में किसी को बताया कि उन्हें इतनी प्राणघातक बीमारी है। जब भैया को भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने वाली थी। मैंने अपने बक्से से बनारसी साड़ी निकाली और भाभी को पहना दी। ये क्या कर रही है लाडो? मां ने कहा। थोड़ी देर में तो सब राख होने वाला है। होने दो, मैंने रुक्षता से कहा। मुझे भाभी की वह छवि याद आई जब वे वधू के रूप में घर के द्वार पर खड़ी थीं। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह दमक रही थी। उनके होठों पर सलज्ज मुस्कान थी। उनकी आंखों में हजार सपने थे। भाभी की अर्थी उठ रही थी। मां का रुदन सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़ फाड़ कर विलाप कर रही थीं। भैया एकदम काठ हो गए थे। उनका बेटा लगातार रो रहा था, पर छोटी बेटी रुचि, जो अभी 4 साल की ही थी, चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और भैया से कहा, लड़का बड़ा है, कुछ दिनों में बोर्डिंग में पढ़ने चला जाएगा, पर यह नन्ही सी जान है जिसे कोई देखने वाला नहीं है। इसको तुम मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी और जब कहोगे वापस लौटा दूंगी। अरे ये क्या कर रही है? मां फुसफुसाई। तू क्यों इस झंझट को मोल ले रही है? तुझे बेकार ही परेशानी होगी। नहीं मां, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उलटे अगर बच्ची यहां रहेगी तो तुम उसे संभाल ना सकोगी, मैंने मां से कहा। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो जाननी होगी। तू अपनी भतीजी को गोद में लिए पहुंचेगी तो पता नहीं वे क्या कहेंगी। मां ने फिर मुझे टोका। मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूं, वे मेरे निर्णय की प्रशंसा ही करेंगी, मैंने दृढ़ शब्दों में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी ऊपर से मुझे देख रही हैं और हल्के हल्के मुस्करा रही हैं। भाभी, मैंने मन ही मन कहा, मैं तुम्हारी थाती लिए जा रही हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें तुम्हारे संस्कार भरे हैं। इसे अपने हृदय से लगाकर तुम्हारी याद ताजा कर लिया करूंगी।